Hello, good morning, all of you, beta. Good morning, ma'am. Good Good morning, morning. ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. कैसे हैं आप सब? Also, Fine. fine. Fine, ma'am. Ma'am, how are you, ma'am? I am also fine, हाँ. आप सब अभी सेम वन की एग्जाम नजदीक आ रही है तो उसकी तैयारी करते हैं या ऐसे ही जलसा करते हैं? तैयारी करते हैं, मैम। है ना, हाँ तो वेरी गुड. ओके चलो. मैम, यस मैं बेटा. तो जलसा कर रही हूँ। मर्चेंट सकीना शायद. कौन बोल रहा है? हेलो. मैं भी जलसा ही कर रही हूँ। मैं हाँ, मर्चेंट सकीना थी। की आवाज में पहचान गई. यस, मैम। मैं भी थोड़ा थोड़ा वैसे तो करती हूँ सर। ओके चलो, मैं तो अब भी बोल जलसा रही कम हूँ, सकीना करके मैम। हमें एग्जाम की तैयारी करनी है. ओके. और फिर हेलो। बुक्स की कंप्लीट है ना बेटा? नहीं, यस, मैम। मैम। थोड़ी बाकी है। ओके तो मैम मेरी दो कंप्लीट है। मैम, वो मैं ओके, सबको अपनी अपनी फेयरबुक भी कंप्लीट कर लेनी है. ओके बेटा. तो अब तक हम ओके, मैम। नंबर 9 जो है उसका सार समझ चुके हैं. ओके. तो आज हम लेसन नंबर 9 जो है उसको शुरू करते हैं. कि ममता के बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया है कि ममता कौन थी, क्या थी, वो क्या कर रही थी. तो आज हम समझेंगे लेसन नंबर 9, ममता. ये ममता जो है उसके जीवन के ऊपर यहाँ पर दो प्रसंग दिए गए हैं. और ये जो ममता है वह रोहतास दुर्ग नाम के राज्य जो है उसके मंत्री की बेटी थी. वो भी स्नेह पालिता यानी कि एडॉप्ट की गई पुत्री थी. आप सबको यदि लिखना हो तो आप लिख ले, अपनी नोट डाउन कर ले बुक में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए. क्योंकि ये चैप्टर जो है वो थोड़ा हार्ड है बेटा. जो यदि आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ मैम में ये नहीं आएगा. हेलो. ओके, मैम. तो मैम ये रियल हाँ, स्टोरी ये है। रियल स्टोरी है. तो इसलिए आपको लिखना है कि राज्य का नाम है रोहतास दुर्ग. हेलो. यस, मैम। हाँ, राज्य का यस, नाम मैम। है रोहतास दुर्ग. जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बेटा, रोहतास दुर्ग. और उसके मंत्री का नाम है चूड़ामणि. और उसकी पुत्री का नाम है ममता. हेलो. यस, मैम। लिखा ना बेटा सबने, मंत्री का नाम, राज्य का नाम और मंत्री की बेटी का नाम. उसकी बेटी का नाम है ममता. लिखा सबने? हेलो गर्ल्स. यस, मैम। रोहतास दुर्ग जो है वह राज्य का नाम है. और उस मंत्री का नाम है चूड़ामणि. और उसकी बेटी का नाम है ममता. और एक नाम और लिखना है पठान राजा, उसका नाम है शेरशाह, जो इस रोहतास दुर्ग का दुश्मन है. हेलो. यस, मैम। रोहतास दुर्ग के दुश्मन का नाम है शेरशाह. वह एक पठान राजा है. मैम, दुश्मन का नाम क्या है? शेरशाह. ओके। लिख लिया सभी ने? हेलो यस, गर्ल्स. मैम। सबने लिखा ना बेटा? नहीं तो ये चैप्टर जो है वो अच्छी तरह से आपको समझ में नहीं आएगा. तो ये सब जो कैरेक्टर है वो पहले पार्ट के हैं. लिखे सबने? उसके ऊपर लिख दीजिए पार्ट नंबर 1. मैम, तो क्यों इसके पहले बाद बात का 9th में? यस बेटा. हेलो. मैम, पहले पार्ट का क्यों 9th में?
क्या बेटा 9th में पहले पार्ट का मीन्स क्या? ये चैप्टर के 2 विभाग पड़ जाते हैं, तो इसका विभाग नंबर 1 यदि लिखना है तो इसमें ये सब कैरेक्टर आएंगे। बाद में दूसरा जो पार्ट है उसमें ममता तो आएगी ही, लेकिन इसके कैरेक्टर जो है वो बदल जाएंगे। दूसरे कैरेक्टर अलग है बेटा उसमें। ये सब लिख लिया ना? ओके मैम। ओके चलो अब लिखो विभाग 2। लिखा? उसमें एक कैरेक्टर ममता तो है, लेकिन वह अब बहुत बड़ी उम्र की हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है। ये मैम किस्सा पहले भी आप इसी ही ममता का है। हेलो? यस मैम। यस ओके मैम। अब उसमें दूसरा कैरेक्टर है, वह है एक डरा हुआ इंसान, वह है हुमायूं राजा। लिखो डरा हुआ इंसान, वह है राजा हुमायूं। लिखा सभी ने? हेलो गर्ल्स? यस मैम। ओके सबने लिख लिया ना बेटा? डरा या हुआ इंसान है वह है राजा हुमायूं, और उसके सेनापति है मिर्जा। हुमायूं के सेनापति है मिर्जा। हेलो? यस यस मैम। मैम। लिख लिया ना बेटा? उसके बाद उसका एक सैनिक है जो घोड़ा लेकर आता है, वह है हुमायूं का सैनिक, अश्वारोही। हुमायूं का सैनिक अश्वारोही, हुमायूं का सैनिक ऐसे लिखना है। ओके ये सब कैरेक्टर आप अपने सामने रखिएगा, तभी आपको ये लेसन जो है वह अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके नहीं तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आया ना बेटा मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो गर्ल्स? यस मैम। यस यस। ओके तो चलो अब ये है लेसन नंबर 9, वह है ममता। ममता उसके लेखक जो है वह है जयशंकर प्रसाद। ये ममता जो नाम है वह एक कैरेक्टर का नाम है, एक लड़की का नाम है जो रोहतास दुर्ग के राजा थे। रोहतास दुर्ग के राज्य के मंत्री थे, उसकी पुत्री का नाम था। तो ये जो ममता है उसके पर से हमें यहाँ पर उनके जीवन के 2 प्रसंग बताए गए हैं। तो चलो अब हम इसे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ था। तो प्रसाद जी मूलतः कवि है, लेकिन उन्होंने नाटक, कहानियां, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं, और उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। और उनके प्रमुख नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामयानी। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। और उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है 14/1/1937 को होती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका है ममता। इसकी इसका मेन कैरेक्टर कौन है? ममता है इस लेसन का। ममता है जो विधवा है, वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अपनी एक स्नेह पालिता पुत्री के अत्यंत दुख से दुखी है। उसकी पुत्री क्यों दुखी थी? क्योंकि वह विधवा थी, और उसके पिता भी इसी की वजह से दुखी थे कि इसकी पुत्री का अब क्या होगा, क्योंकि उसका पति जो है वह अब मर चुका था। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, यानी कि उसे किसी की रिश्वत आती है वह देना चाहते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए गए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। लेकिन वह ममता जो है वह रिश्वत लेने से मना करती है।
डोलियों में छिप कर बैठे पठान सैनिक ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, यानी रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया और राजा को हरा दिया। चूड़ामणि भी वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी की उत्तर में स्थित एक खंडर में जाकर रहने लगती है। वह कह रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। वह जहां पर खंडर में जाकर ठहरी थी, वहीं पर एक भीतास या भीषण यानी कि डरा हुआ और थका हुआ इंसान उनसे आश्रय मांगने आता है। जो देखो यहाँ से दूसरा पाठ शुरू होता है। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पति को आश्रय दिया। वह पति की कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी हुई झोपड़ी बनाने का आदेश दिया था। और ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी, यानी कि वह 70 साल की हो चुकी थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी और उसी को झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली जाती है, यानी कि वह मर जाती है और उसी स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बनता है और जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, लेकिन ममता का नाम का कहीं भी जिक्र न था। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी और पानी की बरसात लिए वह विकल थी। रोहतास दुर्ग किसका नाम था? मैंने आप सबको लिखवाया है। रोहतास दुर्ग किसका नाम था? राज्य का नाम था। किसका नाम था? हेलो गर्ल्स, आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? राज्य यस, रोहतास दुर्ग जो है वह राज्य का नाम है और रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई, यानी कि आप सबने देखा होगा कि राजा का राजमहल हो, यानी बड़े बड़े बंगलोज होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि अपने नौकर चाकर को रहने के लिए उसके गेट के आगे ही एक मकान बनाए दिए जाते हैं। तो ऐसे ही मकान को क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ कहते हैं। जो मेन गेट के बाजू में एक छोटा सा मकान बनवा देते हैं या एक रूम बनवा देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकोष्ठ। तो उसके प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, यानी कि जिस ममता के पर से ये स्टोरी बताई गई है, उसी ममता के बारे में बताया गया है कि वही प्रकोष्ठ में ममता बैठी थी और शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोण जो है वह नदी का नाम है। आप सबको लिखना हो तो लिख सकते हैं कि शोण जो है वह नदी का नाम है और वह उसके बहते हुए गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी और आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। मन में वेदना यानी कि वह दुखी थी और मस्तिष्क में आंधी यानी कि बहुत सारे उसके माइंड में विचार चल रहे थे और आंखों में पानी यानी कि वह रो रही थी, उसके आंखों में पानी की बरसात हो रही थी। वह विकल थी यानी कि वह बहुत दुखी थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता का मतलब क्या होता है? पुत्री। दुहिता का मतलब क्या होता है? पुत्री। और विकल का मतलब होता है दुखी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। मंत्री की बेटी होती है तो उसके लिए तो कुछ भी न होना असंभव नहीं था, क्योंकि मंत्री की बेटी होती है तो उसके पास तो सब फैसिलिटीज होती है। तो उसके फिर भी वह दुखी थी। तो वह क्यों दुखी थी? क्योंकि वह विधवा थी, उसका पति मर चुका था। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? वह दुखी तो थी, पर से दूसरी ओर दूसरा दुख उसके ऊपर आ रहा था। वह क्या था कि मंत्री जो है वह चुपचाप से उस प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हैं। उसके पिताजी जो है वो चुपचाप से उसके पीछे आकर
खड़े हो जाते हैं। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, लेकिन वह शोण नदी का जो प्रवाह बह रहा था, यानी कि रोहतास दुर्ग का जो ये राज्य था, राजमहल था, वह शोण नदी के किनारे पर था। तो इसीलिए शोण नदी के प्रवाह में और उसकी आवाज में ममता ये जान न सकी कि उसके पिता जो है वो उसके प्रकोष्ठ में आ चुके हैं। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध। बेटा किसका माइक अनम्यूट है? बेटा अपना माइक अनम्यूट कर दो। चलो, किसने अनम्यूट किया है? हेलो, किसका माइक अनम्यूट है? Mahin, mute your mic, Mahin. माहिन, अपना माइक म्यूट Kunci करो बेटा। एखाने माहीन. हाँ, मैं उससे बोल रही हूँ बेटा, अपना माइक म्यूट करो। पिता का आना वह जान न सकी। उसके पिता उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि मेरे पिता यहाँ पर आए हुए हैं। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। मंत्री जो है वो एकदम से दुखी हो जाते हैं उसकी बेटी की ऐसी हालत देखकर। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। वह सोच नहीं सकते थे कि मैं इसके साथ कैसा व्यवहार करूं जिनसे वह सुखी हो। लौट कर बाहर चले गए। उसकी बेटी का तो ध्यान ही नहीं था कि मेरे पिताजी मेरे पीछे आकर खड़े हैं। तो बाद में वह मंत्री जो है वह दुखी होकर वापस रूम से बाहर निकल जाते हैं, लौट जाते हैं। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि वह उसके प्रकोष्ठ में जाते हैं, लेकिन ममता को इस बात का पता ही नहीं होता था कि मेरे पिता पीछे आकर खड़े हुए हैं। मंत्री आज बहुत दुखी है। उसके पैर भी सीधे नहीं पड़ते थे। क्यों? क्योंकि एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आते हैं, यानी कि रात का समय हो जाता है, बाद में वो ममता के पास आते हैं। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े हुए थे। उसके पिताजी कितने सैनिकों के साथ आते हैं? 10 सैनिकों के साथ आते हैं। और वह सैनिक जो है उसके हाथ में बड़े बड़े चांदी के थाल थे और उसके अंदर सोने के लिए उसी थालों के अंदर क्या था? सोना था। कितने ही मनुष्य के पद पद सुनकर ममता ने घूमकर देखा। उसके पिता अकेले आए थे तो तब तो उसे पता ही नहीं चला, लेकिन उसके बाद वो से उसके पिता के साथ कई लोगों के पैरों की आवाज आई, तो ये सुनकर वह पीछे मुड़कर देखती है। मंत्री ने सब थालों को रखने के संकेत दिए और अनुचर थाल रखकर चले जाते हैं। अनुचर का मतलब होता है नौकर, यानी कि मंत्री क्या करता है कि सभी सैनिकों को कहता है कि आप सब यहाँ पर थाल रखकर चले जाएं। बाद में ममता पूछती है अपने पिताजी से कि यह क्या है पिताजी, क्योंकि ममता को इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि ये चांदी के थाल कहाँ से आए, इसके अंदर इतना सोना कहाँ से आया, ये सब उसे कुछ पता नहीं था। तो इसीलिए वह पूछती है कि इसमें क्या है पिताजी। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ये तेरे लिए है, उपहार है, कहकर मंत्री ने आवरण उलट दिया। यानी आवरण उलटना, यानी कि जो थाल के ऊपर ढंका हुआ था उसे निकाल दिया। यानी कि उसके पिताजी कहते हैं कि ये गिफ्ट है जो तुम्हारे लिए है। तो ऐसा कहकर वह चांदी के थालों पर जो सोना ढंका हुआ था, उस सोने के ढंके हुए कपड़े को निकालकर कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा, यानी कि सोने के ऊपर जो सुनहरी संध्या के प्रकाश पड़ रहा था,
तो उनसे वह प्रकाश जो है वह सोने का चारों ओर फैल जाता है। ममता चौंक उठती है। इतना स्वर्ण यानी कि इतना सोना, यह कहाँ से आया पिताजी? वह कहती है कि ये कहाँ से आया? तो उसके पिताजी कहते हैं कि चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है। तो ये कहते हैं पिताजी ये सोना जो है वो कहाँ से आया है? तो उसके पिताजी कहते हैं कि बेटी तुम चुप रहो, ये सब तुम्हारे लिए है। क्योंकि ये सब उत्कोच जो है, रिश्वत जो है वो किसने दी थी? आप सबको पता है? हेलो गर्ल्स, ये सब जो रिश्वत है वो Yes, ma'am. किसने दी थी? ये रिश्वत जो है वो सब किसने मैम भिजवाए नहीं थे? पता है। हेलो, नहीं पता मैम। पता नहीं। शेर शाह ने भिजवाए थे। ओ मैम, अच्छा। जो शेर शाह इस रोहतास दुर्ग पर चढ़ाई करने वाला था, जिसे जीत लेना चाहता था, उसी शेर शाह ने इस मंत्री को रिश्वत दी। और वह सॉरी, वो ममता के पिताजी जो है, मंत्री जो है, उसने ये सारी रिश्वत शेर शाह से स्वीकार कर ली, क्योंकि वह रोहतास दुर्ग के बारे में सब शेर शाह से जानना चाहता था। और शेर शाह ने सभी जानकारी, वह शेर शाह को मंत्री ने सभी जानकारी दे दी। और शेर शाह ने इसे रिश्वत के रूप में इतने बड़े चांदी के थालों में इतना सारा सोना दिया। तो आपको पता चला कि ये किसने दिया? शेरशाह ने। शेर शाह ने दिए। क्यों दिए मंत्री को? क्योंकि वह रोहतास दुर्ग के क्योंकि बारे में सब जानकारी चाहता था, इसलिए उसने ये सारा सोना जो है वह रिश्वत के रूप में मंत्री को दिया। और मंत्री ने क्या किया? अपनी बेटी को देने के लिए आया, लेकिन उसकी बेटी जो थी वो एकदम से प्रामाणिक थी, उसने लेने से मना कर दिया। वह कहती है ममता, तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। उत्कोच का मतलब क्या होता है बेटा? रिश्वत। पिताजी ये अनर्थ है, ये अर्थ नहीं है, यानी कि ये ठीक नहीं होगा। अनर्थ का मतलब होता है ठीक न होना। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ये सब कौन बोल रहा है? ममता कह रही है। किससे कह रही है? अपने पिताजी को कह रही है कि पिताजी ये सब चांदी के थाल जो है सोने के भरे हुए, वह सब आप शेरशाह को वापस लौटा दीजिए। इनमें से हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं, हम इतना सारा सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतन्नोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पतन्नोमुख यानी कि जिसका पतन नजदीक हो। सामंत वंश यानी कि रोहदास दुर्ग के जो वंशज थे, उसका नाम था सामंत वंश। हेलो गर्ल्स, समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, पतन्नोमुख का मतलब होता है कि जिनका जिसका पतन नजदीक हो। तो ऐसा कौन सा राज्य था? रोहतास दुर्ग। और उसके वंशज कौन थे? सामंत वंश। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो मंत्री है वो अपनी बेटी को समझाता है कि ये सामंत वंश जो है, रोहतास दुर्ग का राज्य का जो वंशज है, उसका अब अंत समीप है, नजदीक है। तो किसी भी दिन शेरशाह जो है वह रोहतास दुर्ग पर अपना अधिकार कर सकता है। तो उस दिन मंत्रित्व न रहेगा बेटी। वह क्या कहता है अपनी बेटी से कि ये सामंत वंश जो है, रोहतास दुर्ग जो है राज्य, उस पर शेरशाह किसी भी दिन चढ़ाई कर सकता है और उसे जीत लेगा। तभी मेरा ये मंत्रित्व न रहेगा बेटी। तो तब हम क्या करेंगे? तभी ममता कहती है, हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन? विपद यानी मुश्किली। विपद का मतलब क्या होता है? मुश्किली। मुश्किल। इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। परम पिता यानी कि ईश्वर, परमात्मा, भगवान,
उसके विरुद्ध हम इतना साहस करेंगे कि अभी तो हमें हमारा मंत्रित्व गया भी नहीं है और उनसे पहले ऐसा काम हम नहीं कर सकते। हमें अपने राज्य की ओर प्रामाणिक रहना चाहिए, हमें ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? वह कहती है ममता कितनी प्रामाणिक है, देखो कि हम भीख मांग कर खाना खा लेंगे, लेकिन ऐसे रिश्वत हम कभी नहीं लेंगे। क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अनाज नहीं देगा? यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। वह कहती है कि पिताजी ये सब आप शेर शाह को वापस लौटा दीजिए, मैं डर रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। इसकी चमक जो है वह अपने आंखों को अंधा बना रही है, यानी कि हमारा व्यवहार जो है वह इनसे खराब हो जाएगा। आप इन्हें वापस लौटा दीजिए। मूर्ख है, यह कहकर मंत्री चले जाते हैं। कौन कहता है ये? ममता। ममता के पिता कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। यह कहकर मंत्री जो है वो वहां से चले जाते हैं। दूसरे ही दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, यानी कि दूसरे दिन डोलियों का तांता आ रहा था, यानी डोलियों का मतलब आप सबको पता है डोलिया किसे कहते हैं? देखा है आप में से किसी ने कभी? नहीं। डोलियों का मतलब होता है, आप सब ने सीरियल पिक्चर्स में टेलीविजन में देखा होगा कि शादी के क्या? वक्त डोली में बैठकर जो दुल्हन आती है उसे डोली कहते हैं। तो अच्छा, हाँ। ये बहुत सारी डोलियों का तांता आ रहा था और मंत्री का हृदय धक धक करने लगा, क्योंकि मंत्री डरने लगे। उसे पता चल गया कि जरूर ये शेर शाह के ही लोग आ रहे हैं। वे अपने को रोक न सके, वे अपने आप को रोक न सके और उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के दरवाजे पर ये डोलियों के आवरण खुलवाने चाहे, यानी कि उसे जानना चाहा कि इस डोली के अंदर कौन है। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। जो शेरशाह के लोग आए थे उन्होंने कहा कि यदि इस डोली में तो महिलाएं बैठी है और आप इसका आवरण यानी कि इसके ऊपर जो पर्दे ढंके हैं उसे खुलवाने चाहेंगे तो ये महिलाओं का अपमान होगा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर तो बात बढ़ गई, तलवारें खींची और मंत्री वहीं के वहीं मारे गए। किसने मार दिए? उस शेर शाह के सैनिकों ने उसे मार दिया। राजा रानी और कोष सब छली शेर शाह के हाथ पड़े, यानी कि शेर शाह ने राज्य पर रोहतास दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। पहले तो मंत्री को मार दिया, बाद में राजा रानी और उनके सभी लोगों को शेर शाह ने मार दिया। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। क्या हुआ कि वे सब जो शेरशाह के सैनिक आए थे डोलियों में भरकर, वह सब ने राजा रानी और उनके सभी सैनिकों और उनके सभी लोगों को मार देता है, लेकिन ममता जो है वह वहां से बच निकलती है, वह छुपकर निकल जाती है। तो अब वह पूरे राज्य में ममता की तलाश की जा रही है, लेकिन ममता कहीं पर नहीं मिली। चलो यहाँ पर जो है वह पहला पार्ट खत्म हो जाता है। ओके गर्ल्स, यहाँ पर इस लेसन का पहला पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है कि रोहतास दुर्ग के अंदर जो मंत्री थे उसकी बेटी विधवा थी और इसीलिए मंत्री और उसकी बेटी दोनों चिंतित थे। इसीलिए शेरशाह के हाथों वह रिश्वत लेता है मंत्री, वो क्योंकि रोहतास दुर्ग के बारे में सभी जानना चाहता था और ममता ने उसके रिश्वत को ठुकरा दिया, उसे लेने से इनकार कर दिया। बाद में उसके पिताजी चिंतित होकर चले जाते हैं और दूसरे ही दिन शेरशाह के लोग जो आते हैं वह पूरे रोहतास दुर्ग राज्य पर क्या करते हैं? चढ़ाई कर देते हैं, उन सबको मार देते हैं और बाद में ममता जो है वो वहां से बच निकल कर चली जाती है।
ये उसका पहला पार्ट हुआ। हेलो गर्ल्स, सबको समझ में आ रहे हैं ना बेटा? पहले पार्ट में क्या था? Yes, ma'am. पहले पार्ट में क्या था, कौन बताएगा? हेलो, कोई बता सकता है कि इसके पहले पार्ट में मैंने क्या समझा है बेटा? हेलो गर्ल्स। एक मंत्री था, उसकी लड़की ममता विधवा थी, इसलिए दोनों चिंतित चिंतित थे। फिर वो मंत्री ने है ना कुछ शेरशाह से रिश्वत ली और उसे वो रोहतास दुर्ग के बारे में सब इंफॉर्मेशन दे दी। और फिर वो जब रिश्वत लेके उसकी बेटी के पास पहुंचे, ममता के पास, तो उसने ठुकरा दिया, उसने ना बोले, उसने समझाया। फिर वो मंत्री ये सब शेरशाह वो सब डोली लेके आए, तो फिर है ना मंत्री ने पूछा कि अब इस डोली में क्या है, तो उन्होंने पूछा कि तो उन्होंने बोला कि है ना वो सब महिलाएं बैठी है। उन्होंने बोला कि हाँ। हाँ, तो महिलाएं बैठी है, तो फिर वो ना ना बोल दी। फिर शेरशाह ने सबको है ना मा, मार दिया, मीन्स उसके राजा रानी सिपाही सबको मार दिया, लेकिन ममता वहां से बच निकली। हम्म, ये उसका पहला पार्ट हुआ, है ना? तो दूसरे पार्ट को भी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ और बाद में हम इसे विस्तार से समझेंगे। ओके, कि दूसरे पार्ट में भी ये है कि ये ममता जो है वो यहाँ से बच तो निकलती है, लेकिन वह कहीं पुराने खंडर जो है उसमें जाकर रहने लगती है। वहां पर वह अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है कि और उसी जगह जब वे एक दिन झोपड़ी में बैठी हुई पाठ कर रही थी गीता, यानी कि भगवत गीता जो है वो हिंदू धर्म की होली बुक है। जैसे कि मुस्लिम धर्म की होली बुक क्या है? कुरान है। तो इसी तरह हिंदू धर्म की होली बुक है गीता, भगवत गीता। तो ये उस वक्त बैठी हुई अपनी झोपड़ी में शाम का रात का समय था और दिए का प्रकाश करके बैठी हुई थी और गीता का पाठ कर रही थी। तो उसी वक्त एक डरा और थका हुआ इंसान जो है वो उसके घर पर आता है, उसकी झोपड़ी के पास आता है और उसकी झोपड़ी के पास आकर वह आश्रय मांगता है कि वह कहता है कि मुझे आप अपने घर में एक आश्रय देंगे, यानी कि रहने के लिए जगह देगी। तो वह क्या करती है बाद में, वह पहले तो उसे उसकी इच्छा नहीं थी ममता की कि उसे आश्रय दे, क्योंकि उसके हाथ में तलवार थी और एकदम से डरा और थका हुआ इंसान था। तो वह डरती थी कि शायद ये कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं करेगा। तो उसके बाद फिर भी वह उसे अपने घर में आश्रय देती है और वह झोपड़ी से बाहर निकल जाती है। और वो झोपड़ी से बाहर निकलकर उसके पास ही पीछे की कुछ टूटी हुई दीवारें हैं, वहां पर जाकर वो पूरी रात गुजारती है। तो अगले ही दिन सुबह जब हुई तो उसकी घर की झोपड़ी के आसपास, यानी उसके गांव में, पूरे ही गांव में सैनिक जो है वो घूम रहे थे। और वो किसे ढूंढ रहे थे? हुमायूं को, राजा हुमायूं। जो थका और डरा हुआ इंसान ममता के घर रात को आश्रय लेता है, वह और कोई नहीं था लेकिन वह था हुमायूं। जो हुमायूं है वह 7 देशों का राजा था। ऐसा इतना बड़ा राजा जो है वो नवाब जो है वो इनसे जाकर उनके घर पर एक रात रुकता है। तो उसी दिन उसके सभी साथी जो है वो हुमायूं को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। तो उतने में ही हुमायूं को उसके सेनापति मिर्जा की आवाज सुनाई देती है। और मिर्जा मिर्जा जो है वह हुमायूं को मिल जाने पर पूरे पूरे सैनिकों में और सेनापति में सब में खुशी का माहौल छा जाता है। उसके बाद वह मिर्जा को हुमायूं कहते हैं कि इस झोपड़ी में
मैंने रात बिताई है, तो यहाँ पर तुम एक अच्छा सा मकान बनवा देना। लेकिन ये यहाँ से सब चले जाते हैं। बाद में तो कई साल बीत जाते हैं। अब ममता जो है वो एकदम से बूढ़ी हो चुकी है। वह 70 वर्ष की हो चुकी है, 70 की हो चुकी है, 70 वर्ष की हो चुकी है। तो अभी भी यहाँ पर कोई उसका मकान बनवाने नया नहीं आया है। लेकिन थोड़े समय के बाद वो ममता जो है वो एकदम खांसती हुई एकदम से बीमार हो जाती है। और कहते हैं ना कि हम जैसे देशी भाषा में बोलते हैं कि मरण पथारी है, उसी तरह उसकी जान उसमें से जीव कब चला जाए यह हम तय नहीं कर सकते, इतनी बीमार वो पड़ी हुई थी। तभी वहां पर एक सैनिक पूछता हुआ आता है, अश्वारोही घोड़े सवार आता है और वह कहता है कि यहाँ पर जो एक महिला का घर था जहां पर राजा हुमायूं ने एक रात आश्रय लिया था। तो ये शायद ये जगह यही होगी जो उसने मिर्जा ने उसे चित्र बनाकर दिया था, ये जगह वही होगी। तो वो ममता की आवाज सुनकर ममता उसे बुलाती है और ममता कहती है कि तुम अब यहाँ पर महल बनाओ या मकान, लेकिन मेरी तो आयुष्य अब खत्म हो चुकी है। अब मैं तो अब नहीं, अ, उसकी जान तो जाने वाली थी। वो अब चिर विश्राम गृह में जा रही थी, यानी कि अब उसकी मृत्यु हो गई बाद में। और वह कहती है कब यहाँ पर मकान बनाओ महल, मेरे को किसी काम का नहीं है। बाद में उसी ममता की झोपड़ी थी, उसी जगह पर अष्टकोण मंदिर बना, यानी कि एक भव्य मंदिर बनता है। और उसमें हुमायूं का नाम था और उसके वंशजों का नाम था, लेकिन वहां पर किसी ममता का नाम कहीं पर नहीं था। तो ये हुए ममता के जीवन के दो प्रसंग। ओके, दूसरे प्रसंग को हम विस्तार से समझेंगे लेकिन अगले लेक्चर में। ओके बेटा, बाय। बाय मैम। बाय बेटा। मैम बाय। बाय। बाय।